क्या ब्रिक्स में 34 नए देशों का जुड़ना यूएन, नाटो, G7, डॉलर के पतन की शुरुआत है? क्या अमेरिका और यूरोप की ताकत अब खत्म होने वाली है? क्या ब्रिक्स नाटो के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या भारत, चीन और रूस मिलकर ब्रिक्स को एक नया वैश्विक शक्ति केंद्र बना रहे हैं, जिससे अमेरिका और यूएन की जड़ें हिल जाएगी? क्या ब्रिक्स का विस्तार वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला देगा और G7 देशों की आर्थिक ताकत को खत्म कर देगा? क्या भारत की रणनीति ब्रिक्स को चीन और रूस के राजनीतिक एजेंडे से बचा पाएगी या भारत खुद इस जाल में फंस जाएगा? नमस्कार दोस्तों, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आइए सब कुछ डिस्कस करते हैं विस्तार से। 22 से 24 अक्टूबर 2024 की तारीखों को ध्यान में रख लो, क्योंकि ये वो दिन होंगे जब रूस कजान में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा। और मेरी मानो इन तीनों दिनों में दुनिया की पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल इकोनॉमी में ऐसी जबरदस्त हलचल मचेगी कि दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह साल रूस की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी का है और रूस ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो ब्रिक्स के तहत 3 प्रमुख क्षेत्रों राजनीति और सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और मानवीय संबंधों पर जोर देने वाला है। अब अगर इसे सीधे शब्दों में कहें तो यह एक सीधा चैलेंज है उन सभी ताकतों को जो दुनिया की बड़ी बेंच बनाकर बैठी है, नाटो, यूएन, G7 और सबसे बड़ा खिलाड़ी अमेरिकी डॉलर। ये सभी हथियार पश्चिमी देशों द्वारा कमजोर और विकासशील देशों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें हम ग्लोबल साउथ के नाम से जानते हैं। रूस और चीन जैसे देश चाहते हैं कि ब्रिक्स एक ऐसा मंच बने जहां वो नाटो और G7 जैसे पश्चिमी संगठनों का मुकाबला कर सके। हालांकि भारत न्यूट्रल है, जो किसी भी गुटबाजी से दूर रहने की कोशिश करता है। अब अगर आर्थिक जंग की बात करें तो G7 देशों का सबसे बड़ा हथियार है अमेरिकी डॉलर। डॉलर का वर्चस्व दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इस कदर छाया हुआ है कि देश को मजबूरी में इससे जुड़कर रहना पड़ता है। रूस इस बात को भली भांति समझता है, खासकर स्विफ्ट सिस्टम को लेकर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का मुख्य नेटवर्क है और इस पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण है। अब हाल ही में रूस ने ब्रिक्स के अंदर एक ऐसा नया वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम तैयार करने की बात कही है ताकि इन देशों को स्विफ्ट से छुटकारा मिल सके। यानी अब लेन देन के लिए डॉलर की जगह दूसरी करेंसियों का इस्तेमाल होगा, जो सीधे डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देता है। किसी समय यूएन, नाटो और G7 की ताकत अटल मानी जाती थी, पर अब ब्रिक्स जैसे संगठन उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। यह एक ऐसा दौर है जहां ग्लोबल साउथ के देश जो हमेशा से दबे हुए थे, अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। रूस की चाल यह है कि ब्रिक्स के जरिए वो पश्चिमी देशों को हर मोर्चे पर चुनौती दे, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सिक्योरिटी हो या सांस्कृतिक। 2022 में रूस ने अकेले 15 विकासशील देशों को $1 बिलियन से ज्यादा का लोन दिया था और यह लोन किसी भी IMF या वर्ल्ड बैंक की तरह कठोर शर्तों के बिना था। यह वो सिग्नल था कि रूस अब वैश्विक आर्थिक खेल के नियम बदलने वाला है। नेक्स्ट सवाल आता है कि क्या ब्रिक्स में 34 देशों का जुड़ना संयुक्त राष्ट्र के अंत की शुरुआत है? इसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना तो ना इंसाफी होगी, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसे समझने के लिए हमें दुनिया की राजनीति और संगठनों के बारीक धागों को देखना पड़ेगा। अब जब ब्रिक्स में 34 नए देशों के शामिल होने की बात हो रही है, तो यह दुनिया के सामने एक अल्टरनेटिव पावर सेंटर बनने की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र के कमजोर होने का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कई देश यूएन में अमेरिका और उसके सहयोगियों के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट हैं और ब्रिक्स एक ऐसा मंच बन रहा है जहां यह देश अपनी आवाज उठा सकते हैं, जो यूएन में शायद सुनी नहीं जाती। ब्रिक्स दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित करने की ओर बढ़ रहा है। इससे अमेरिका, यूरोप और यूएन जैसे संगठनों की पकड़ कमजोर हो सकती है। मान लो एक शहर में एक पुराना क्लब यूएन है, जहां सारे अमीर और ताकतवर लोग अमेरिका, यूरोप बैठते हैं।
अब शहर के गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ब्रिक्स के नए सदस्य उस क्लब में नहीं घुस पाते। वो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, पर क्लब के नियम ऐसे हैं कि उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। तभी शहर में एक नया क्लब ब्रिक्स बनता है, जहां उन सबको आमंत्रित किया जाता है। इस नए क्लब में उनकी सुनी जाती है और वो एकजुट होकर पुराने क्लब के खिलाफ खड़े होते हैं। ब्रिक्स देश दुनिया के 40% लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और करीब 30% वैश्विक जीडीपी का हिस्सा है। अगर ब्रिक्स का विस्तार होता है तो यह आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, जिससे यह संयुक्त राष्ट्र की तुलना में बड़ा संगठन बन सकता है। क्या आपको पता है यूएन में 193 सदस्य हैं, लेकिन यूएन के कई महत्वपूर्ण फैसलों पर सिर्फ 5 स्थायी सदस्य P5 का दबदबा रहता है। इन 5 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस आते हैं। ब्रिक्स का विस्तार इस व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, क्योंकि यह ग्रुप पश्चिमी देशों के प्रभाव को सीधे तौर पर कम करने की कोशिश करेगा। रूस और चीन को यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर मिला हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वे यूनाइटेड नेशन से खुश नहीं हैं, क्योंकि वहां पश्चिमी देशों का दबदबा है। रूस और चीन ब्रिक्स का विस्तार इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि वो इसे संयुक्त राष्ट्र के विकल्प के रूप में खड़ा करना चाहता है, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ। रूस का मकसद है ब्रिक्स एक ऐसा मंच बने जहां विकासशील देशों की आवाज प्रमुख हो। हाल ही में चीन ने इस बात को और हवा दी है कि ब्रिक्स को आर्थिक मंच के साथ साथ राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए, ताकि यह यूएन को पूरी तरह से चुनौती दे सके। यानी कि यह नाटो के लिए अल्टीमेटम था। अब यहां भारत की चालाकी को समझिए। भारत ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन तो करता है, पर उसे मालूम है अगर ब्रिक्स यूएन के विकल्प के रूप में उभरता है तो इसका फोकस बदल जाएगा। भारत चाहता है कि ब्रिक्स का इस्तेमाल वैश्विक आर्थिक सुधारों के लिए हो, न कि सिर्फ राजनीतिक लड़ाई के लिए। भारत यहां एक ब्लेसिंग रोल निभा रहा है, ताकि चीन ब्रिक्स को पूरी तरह अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल न कर सके। भारत चाहता है कि ब्रिक्स का विस्तार एक संतुलित और व्यवस्थित तरीके से हो, ताकि संगठन का असली उद्देश्य बना रहे, यानी आर्थिक विकास और व्यापारिक सहयोग। सीरिया और फिलिस्तीन जैसे देशों का ब्रिक्स में शामिल होना संगठन में स्थिरता और साख को खतरे में डाल सकता है। भारत इसलिए इस विस्तार से थोड़ा पीछे है, जबकि चीन और रूस अपनी रणनीति से ब्रिक्स को एक नई राजनीतिक मंच बनाना चाहते हैं। रूस, जो कि यूक्रेन युद्ध के बाद चीन के दबाव में आ चुका है, इसलिए वह चीन की बात आसानी से मान लेता है, लेकिन भारत चीन को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। रूस ने ब्रिक्स के तहत कई विकासशील देशों के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी और वैकल्पिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू किया है, ताकि वह स्विफ्ट सिस्टम से बच सके, जिस पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण है। अगर ब्रिक्स में 34 नए देश जुड़ते हैं तो यह वैश्विक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा कवर करेगा। इससे G7 का आर्थिक ताकत कमजोर हो सकता है, क्योंकि ब्रिक्स देश अपना अलग व्यापार और निवेश नेटवर्क बना रहे हैं। ब्रिक्स के सदस्य देश आपस में मल्टी करेंसी सिस्टम का उपयोग करके डॉलर की पकड़ को भी कमजोर कर सकते हैं। रूस इस बार के ब्रिक्स समिट में मुस्लिम देशों पर खास फोकस कर रहा है, खासकर तातारस्तान के गजान में आयोजित होने वाले समिट के जरिए। तातारस्तान मुस्लिम बहुल इलाका है और रूस इसे ब्रिक्स के मुस्लिम देशों के साथ सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अगर मुस्लिम देश, जिनके पास दुनिया का ज्यादातर तेल और गैस है, ब्रिक्स में शामिल हो जाते हैं तो यह पश्चिमी देशों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जब अक्टूबर 2024 में कजान में यह समिट खत्म होगी तो दुनिया की राजनीति का नक्शा बदल चुका होगा। ब्रिक्स एक नई वैश्विक ध्रुवीयता का केंद्र बन चुका होगा, जहां अमेरिका और यूरोप का प्रभाव कमजोर हो जाएगा। डॉलर के दबदबे को चुनौती मिलेगी और सुरक्षा ढांचे पर ब्रिक्स का मजबूत नियंत्रण होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स या फीडबैक बॉक्स में लिख सकते हैं। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्यूज। धन्यवाद।